जहाँ तक आपका सवाल है वन्य प्राणी सप्ताह के विषय में मनाने का, तो मैं आपको थोड़ा-सा इसकी पृष्ठभूमि में ले जाऊँगा कि अभी तक की जो यूनिवर्स की थ्योरी ओरिजिन की चली है, उसमें सबसे सर्वमान्य थ्योरी है बिग बैंग, और ये 13.8 बिलियन ईयर्स एगो इसका एज आंकी गई है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमारी सारी साइंस की तकनीकी ज्ञान और हमारा जो दर्शन है, वो सब मिला के भी पृथ्वी जैसा दूसरा ग्रह इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं ढूंढ पाए। इससे ही आप समझ सकते हैं कि जहाँ ट्रिलियन से ऊपर गैलेक्सीज हों, नॉट यानी केवल सोलर सिस्टम की बात नहीं है, यानी ट्रिलियन से ऊपर गैलेक्सी में पृथ्वी जैसा ग्रह और जीवन किसी भी क्षमता से हमें आज तक नहीं मिला है। तो इससे पृथ्वी का इम्पोर्टेंस अपने आप में स्थापित हो जाता है। और एक और आप चीज आपको मैं बताऊंगा कि जो ये 13.8 बिलियन ईयर्स की जो एज है, उसको एक कार्ल सैगन बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसको 1 साल में परिगणित किया है। तो आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि दिसंबर 30 तक तो मानव आया ही नहीं था पृथ्वी पे। और जो डायनासोर्स के बारे में आपने सुना होगा, तो ये भी 25 दिसंबर के आसपास आए। तो आप सोचो कि 1 जनवरी से लगा के और दिसंबर के माह आने तक आप कुछ हो ही नहीं। और मानव सभ्यता की तो मैं क्या बात कहूँ कि मानव सभ्यता की पूरी कहानी 31 दिसंबर को 10:30 बजे रात से शुरू होती है। तो इससे ही आप अंदाज लगा लीजिए कि हमारा ये जो ब्रह्मांड है और उसमें जो पृथ्वी है और उस पर ये जीवन है कितना महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सवाल है वन्य प्राणी सप्ताह का, हम मध्य प्रदेश शासन और देश में भी वैसे तो देखा जाए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन 2 अक्टूबर से और 1 अक्टूबर से और 7 अक्टूबर तक मनाता है। और बिल्कुल जैसा आपका प्रश्न में ही निहित है कि हमारा मूल उद्देश्य, जो मैंने ये बिग बैंग थ्योरी बताई या कार्ल सैगन का कैलेंडर बताया, उसके पीछे केवल और केवल एक भावना है कि पृथ्वी पर जो जीवन है वो ऐसे ही नहीं हो गया है, इसके लिए बहुत समय और संघर्ष लगा है। तो हमारा ये प्राथमिक दायित्व बनता है कि इतने खूबसूरत प्लेनेट को हम बचाएं, और जो साहचर्य की भावना है कि हम भी जिए दूसरों को भी जीने दें, तो उसी तारतम्य में ये वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जाता है, क्योंकि हमें लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि कोई भी कार्यक्रम यदि हम पब्लिक का सहयोग नहीं लेंगे, पब्लिक उसमें नहीं जुड़ेगी, तो वो कार्यक्रम सफल कभी हो नहीं सकता। एक सामान्य व्यक्ति को आप थोड़ा सा समझाएं कि वन्य प्राणियों की हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर रूप से संचालित करने में क्या भूमिका है। देखिए, अगर मैं मानव उद्भव की बात करूं, तो हमारे मानव का उद्भव जो है नदी के किनारे ही हुआ है। यानी जहां भी उनका सभ्यता का विकास हुआ है वो नदी के किनारे। आप पुरानी मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेरु सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चाइना सभ्यता, ग्रीक सभ्यता, सबको देख लो आप, ये नदी के किनारे ही डेवलप हुई है। इसका मतलब अपने आप में स्पष्ट है कि मनुष्य और वन्य प्राणी या जो भी जीवन है वो साथ साथ चला है, और जब तक हम साथ साथ रहेंगे तब तक ही ये सिस्टम चलेगा, जिसको कि हम इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम में सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। ये केवल वाइल्ड लाइफ की बात ही नहीं है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस, ये सब एक संतुलन के रूप में ही है। और तभी आखिरी में सबसे ज्यादा होमो सेपियंस सेपियंस आया है, जिसकी उम्र केवल 10 लाख साल है। तो उसके पहले का समय और जो अपने पृथ्वी की आयु है करीब 450 करोड़ वर्ष की है, उसके बाद हमारा यहाँ जो जीवन आया है वो एक प्रक्रिया के रूप में आया है, और हम लोग एक साथ रह के ही इस अवस्था में आए। इसलिए आम जन को ये सोचना चाहिए कि जितने हम अपने महत्वपूर्ण हैं, उसी तरीके से वन्य प्राणी या वाइल्ड लाइफ या फ्लोरा या फाना या जीव जंतु, बैक्टीरिया, वायरस सब महत्वपूर्ण है। जन साहब, मध्य प्रदेश तो वनों से भी आच्छादित है और वन्य प्राणियों की भी यहाँ बहुतायत देखी जाती है। कुछ खास वन्य प्राणियों की हम बात करें तो आप हमारे श्रोताओं को क्या बताना चाहते हैं कि कौन कौन से वन्य प्राणियों की यहाँ पर ज्यादा तादाद देखी जाती है। आपने मेरे दिल की बात छू ली। मध्य प्रदेश, सच मानिए आप, दुनिया का हृदय है, भारत का नहीं, दुनिया का हृदय है। हम सुनते रहते हैं यहाँ ये आपदा आई, वहाँ वो आपदा आई, लेकिन मध्य प्रदेश हमेशा से सुरक्षित रहा है। और हम ईश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ वन भी हैं, वन्य प्राणी भी हैं,
और बड़े अच्छे से आपस में रहते हैं। मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट का बहुत ज़्यादा उदाहरण यहाँ सुनने में नहीं मिलता है। उसका एक ही कारण है कि हमने दोनों आपस में एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार किया है। अगर हम पौराणिक कथाओं में जाएं तो मानव के साथ प्राणियों का सहयोग, हम अपने देवी देवताओं को देखें, उनके वाहनों में भी वन्य प्राणी दिखाई देते हैं। और चूंकि मैं जैन हूँ, हमारे तीर्थंकर के जितने भी चिन्ह हैं वो वन्य प्राणियों से ही जुड़े हैं। तो कुल मिला के ये है कि वन्य प्राणी हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण है, और इनको महत्व हमारे कथाओं में भी मिला है, शास्त्रों में भी मिला है, हमारे दर्शन में भी मिला है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, अभी आपने सुना होगा कि टाइगर स्टेट है हम, तो इससे अपने आप में पता चलता है कि हमारे यहाँ इकोसिस्टम कितना अच्छा है। और पहले तो हमारे पीछे कर्नाटक और हम में ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन इस बार तो इतना अंतर है कि शायद उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और टाइगर स्टेट हम कहलाते हैं, तो ये अपने आप में स्पष्ट है कि टाइगर के मामले में मध्य प्रदेश ब्लेस्ड है। बारासिंगा आपने सुना होगा, बारासिंगा केवल कान्हा टाइगर रिजर्व में थे। मैं जहाँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ वो कान्हा टाइगर रिजर्व भी है, और मुझे आखिरी के कुछ समय में वहाँ काम करने का मौका मिला, तो मैंने देखा वहाँ कि जो पारिस्थितिकी में, जब पारिस्थितिकी अच्छी होगी तो ऐसे वन्य प्राणी आते हैं। तो बारासिंगा भी हमारे लिए है। और एक और जो प्राकृतिक सफाई है, जिसका इतना लोग पब्लिक में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो है हमारे स्कैवेंजर्स जो सफाई करते हैं, जैसे गिद्ध है। तो गिद्ध के मामले में भी हम लोगों का, हालांकि गिद्ध की पॉपुलेशन एक डाइक्लोफेनेक दवा थी जो यानी पशुओं में लगाई जाती थी, दर्द निवारक दवा थी। उसको यदि कोई गिद्ध वगैरह खाते थे तो वो मरने लगे थे। तो करीब 99% पॉपुलेशन साफ हो गई। वो तो ये शासन को इसका साधुवाद देना चाहिए कि उन्होंने इसका अन्वेषण किया और पता लगाया कि आखिर गिद्ध क्यों मर रहे हैं। तो फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में और देश में ये प्रक्रिया प्रारंभ हुई, और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि गिद्ध के मामले में भी हम लोग नंबर 1 है। अभी सारस की भी हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ रही है और भोपाल में सारस भी काफी दिख रहे हैं। देखिए, आपका बहुत ही सुंदर प्रश्न है। एक तो सारस यहाँ का नेचुरल नहीं है, आप्रवासी है। आप्रवासी पक्षी वहीं आते हैं जहाँ का पर्यावरण उनके लिए अनुकूल रहता है। और भोपाल में सारस आज से नहीं, दशकों को हो गए और आते रहे हैं। और मजे की बात यह है कि इसकी संख्या बढ़ रही है, और ये जो अपना कई लोगों की, कई संस्थाओं के इसमें प्रयास भी बड़े अच्छे हैं। और भोपाल में भोपाल बर्ड्स ने जो संस्था है उसने काफी इस पर काम किया है, और बिशनखेड़ी का एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सारस की बहुतायत देखने को मिल रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खालिद और संगीता हैं, वो भी मेरे काफी अच्छी परिचित हैं। हम लोगों ने वन विहार में भी साथ में काम किया है। और ये बात सही है कि उन्होंने बहुत, इस संस्था ने काफी काम किया और लोगों में जागरूकता लाई। ये तो बात सही है कि पक्षी आते हैं तो वो खाना पीना करते हैं, तो किसानों को इससे नुकसान भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसानों का दिल इतना बड़ा है कि अब आप देखिए, आपको शायद ही कोई ऐसी घटना कभी सुनने को मिली होगी कि उनके प्रति, सारस के प्रति आक्रोश हो, बल्कि लोग तो इंतजार करते हैं। और जब मैं वन विहार में था तो लोग फोन करके बताते थे, सर कि इतने जोड़े आ गए, कि उतने जोड़े आ गए। तो ये वाकई में बहुत, मतलब वो बहुत सारे वन्य प्राणी हैं जिनसे मध्य प्रदेश समृद्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि लगातार वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं उसमें किस तरीके से विस्तार किया जा रहा है, और अब कितना आप लोगों में जागरूकता देख रहे हैं अपने वाइल्ड एनिमल्स को बचाने के प्रति, हमारे वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए कितना आगे आए हैं? देखिए, मध्य प्रदेश तो मैं कहूँगा कि वन्य प्राणियों के लिए एक घर है। हो सकता है लोग कहें कि मैं बायस्ड हूँ, लेकिन सच देखा जाए तो ऐसा ही है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश शासन, जैसे वन्य प्राणी सप्ताह ये 7 दिन तक मनेगा। तो उसके अलावा भी वानिकी दिवस मनाते हैं, पर्यावरण दिवस मनाते हैं, और स्पैरो डे मनाते हैं। यानी कुल मिला के ये कहा जाए कि ये हमारे जीवन में रच पच गए हैं। तो और दूसरा ये है कि पब्लिक में अवेयरनेस ऐसी है, आप भोपाल के आसपास देखिए कि शायद दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं होगा कि जिसके आसपास 30 से 35 टाइगर घूम रहे हों। लेकिन कभी कोई ऐसी घटना छोटी मोटी होती है, वो बाई एक्सीडेंट होती है। अदरवाइज जो है
कि हमारे यहाँ की जो जनता है वो जागरूक है और इनके प्रति इनके भाव भी अच्छे हैं। वन विहार हमेशा से कोशिश ये करता है कि वन्य प्राणी सप्ताह को बहुत ही बेहतर ढंग से मनाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए, उनके बहुत सारी प्रतियोगिताओं के माध्यम से ये संदेश पहुँचाया जाए कि वन्य प्राणी हमारे जीवन में क्या अहमियत रखते हैं। आप बताएँ कि कौन-कौन सी खास एक्टिविटीज़ इस दौरान होती हैं? देखिए, एक तो वन्य प्राणी सप्ताह वैसे तो मध्य प्रदेश में सभी जगह मनाया जाता है, परंतु यहाँ का राज्य स्तरीय यानी मुख्य कार्यक्रम जो है वो वन विहार में होता है। और लगभग 2 दशक से वन विहार इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहा है और इसमें बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। जैसे पहले दिन की शुरुआत में चित्रकला रहती है, पेंटिंग, यानी हज़ारों बच्चे आते हैं और कभी-कभी तो इतने बच्चे आते हैं कि उनके बैठने के लिए हम लोगों को अतिरिक्त व्यवस्थाएँ करनी पड़ती थी। और खुशी की बात है कि ये परंपरा बिल्कुल जारी है और बड़े अच्छे कार्यक्रम होते हैं। वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ होती हैं, वो महाविद्यालयीन हो या शिक्षकों की हो या बच्चों की स्टोरी टेलिंग हो, एक ट्रेजर हंट होता है, उसमें भी वन्य प्राणी के ही उद्देश्य छुपे रहते हैं कि इसके माध्यम से वो उस चीज़ को समझें। एक फ़ोटोग्राफ़ी कॉम्पिटिशन होता है, रंगोली होती है ताकि महिलाएँ भी इसके साथ जुड़ें और रंगोली में भी जो हमारी यानी इन सारे कार्यक्रमों में थीम एक ही होती है, वो वन्य प्राणी और वन्य प्राणियों के संरक्षण से संबंध में। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम ऐसे लोगों को यानी तैयारी कर रहे हैं कि जो आगे के हमारे देश के भविष्य हैं, कि उनके दिमाग में हमेशा से ये रहे कि हमारे अस्तित्व के साथ वन्य प्राणियों का भी अस्तित्व है। तो वन्य प्राणियों की गणना को लेकर भी काफ़ी अब सजगता देखी जा रही है। लगातार वन विभाग वन्य प्राणियों की समय-समय पर गणना भी करता रहा है। बताएँ कि इसके पीछे मूल मंशा क्या है और कितनी तादाद लगातार गणना के माध्यम से सामने आ रही है? देखिए, आपका ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है और पहले हमारी जो तकनीक थी इस मामले में वो राड टेक्नोलॉजी थी। अब जो तकनीक है हमारी थोड़ी-सी विकसित हो गई है और इसी का परिणाम है कि जो वन्य प्राणियों की गणना है, उसके परिणाम जो है काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। एक तो ये है कि एक साथ होती है और जैसे कार्निवोर्स की भी होती है, हर्बीवोर्स की भी होती है और तो और अब ये जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया था कि गिद्ध की भी गणना हो रही है और ये अपना आपने चीता का भी सुना होगा। तो कुल मिला के हाँ और लेपर्ड के मामले में भी मध्य प्रदेश काफ़ी आगे है। तो कुल मिला के ये कहा जाए कि वन्य प्राणियों की गणना हम इसलिए करवाते हैं कि ताकि हमें पता चले। जैसे आप देखेंगे कि प्रे प्रेडेटर का रिलेशन होता है कि कई हमारे जो मांसाहारी वन्य प्राणी रहते हैं, उनको खाने के लिए वही शाकाहारी वन्य प्राणी चाहिए, तो उनकी संख्या का में भी हमें आकलन रहता है। जैसे मान लो एक टाइगर है, तो उसको प्रे बेस कितना चाहिए? तो उसका जब हमारे पास आंकड़े होते हैं, तो मान लो हमें पता चल जाए कि यहाँ कार्निवोर्स ज़्यादा है, तो फिर हम उसको वो आपूर्ति के लिए दूसरी जगह से यानी हर्बीवोर्स को लाते हैं। जैसे आपने गांधी सागर का उदाहरण सुना होगा, तो गांधी सागर में कई जगह से इस स्पॉटेड डियर वगैरह वहाँ भेजे गए। यहाँ नरसिंहपुर से भेजे गए, वन विहार से भेजे गए और कई जगह से। बिल्कुल। तो जन साहब हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, कूनो अभयारण्य है, इसके अलावा बांधवगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान वर्ल्ड फेमस है। तो वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान किस तरह की पहल इन राष्ट्रीय उद्यानों में की जाती हैं और किस तरह से पर्यटकों को एक ऐसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है कि वो वन्य प्राणी को बहुत करीब से समझें? देखिए, आज ही आपने न्यूज़ में सुना होगा कि नेशनल पार्क और सेंचुरीज आज से खुल गए हैं। तो आप देखो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि वन्य प्राणी सप्ताह का प्रारंभ है और टूरिज्म भी शुरू हो गया। तो दोनों चीज़ें एक साथ शुरू होने से एक फ़ायदा ये होता है कि टूरिस्ट को इनडायरेक्टली हम लोग संतोष देते हैं कि आपको घूमने तो आना है, लेकिन दिमाग में संरक्षण का विषय भी दिमाग में रखना है। तो एक संदेश उनको सीधा सा मिल जाता है। दूसरा, जैसा आपने वन विहार का जिक्र किया था, इसी तरह के कार्यक्रम सभी जगह होते हैं, चाहे बांधवगढ़ हो, चाहे पेंच हो, चाहे कान्हा टाइगर रिजर्व हो, यानी और टेरिटोरियल के डिवीजन हो, सभी जगह एक साथ 1 तारीख से 7 तारीख तक पूरे कार्यक्रम होते हैं। तो वन्य प्राणी सप्ताह के दौरान आपका संदेश क्या होगा हमारे कार्यक्रम के श्रोताओं के लिए? क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सप्ताह है जो
पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है? देखिए, मेरा तो बल्कि संदेश क्या, सभी लोगों से आग्रह है कि जैसे हमारा अस्तित्व ज़रूरी है, वैसे ही वन्य प्राणियों का भी अस्तित्व ज़रूरी है। तो हम अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी सोच के माध्यम से इन निरीह वन्य प्राणियों के बारे में ज़रूर सोचें। जैसे हमें अपने जीने के लिए मकान, रोटी, कपड़ा चाहिए, ऐसे इनको भी जीने के लिए इनका रहवास चाहिए। हम इनके रहवास की ओर ना जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इनसे अपनी दूरी बनाएं, क्योंकि वन्य प्राणियों को आपकी उपस्थिति उनके लिए भयकारक रहती है, चाहे कितना बड़ा भी एनिमल हो। आप टाइगर को ही देख लिए, टाइगर कभी भी नहीं चाहेगा कि उसका मनुष्य से सामना हो। तो मेरा संदेश सीधा सा है कि वन्य प्राणी संरक्षण के विषय में सभी लोगों को सोचना चाहिए और अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देना चाहिए। और हाँ, एक अंत में एक बात और ज़रूर कहूँगा कि वन्य प्राणी जो इस वर्ष की थीम है, उसमें बड़ा सीधी-सीधी थीम है, यानी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है। उसमें ये है कि फाइनेंस या फंड फ्लो प्लैनेट और पीपल दोनों के लिए होना चाहिए। प्लैनेट से मतलब यही है कि हाँ, जो पेड़-पौधे, जीव-जंतु है, सारे के लिए होना चाहिए और पब्लिक तो पब्लिक है, उसके लिए फंड फ्लो होना चाहिए। इसलिए दोनों का अस्तित्व जब तक रहेगा, तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे। जैन साहब, आपका हम बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं वन्य प्राणी सप्ताह पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे शेयर करने के लिए। निश्चित रूप से आपके माध्यम से बहुत बड़े श्रोता वर्ग तक हमारी ये बात पहुँचेगी और वो वन्य प्राणियों को करीब से जानेंगे, समझेंगे और उनके संरक्षण के लिए अपना योगदान देंगे। इतना समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। संजय जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मुझे बहुत खुशी हुई कि ऐसे विषय पर आपने मुझे बुलाया और सभी श्रोताओं का मैं भी आभार प्रदर्शन करता हूँ, जो भी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मेरा उनसे यही आग्रह रहेगा कि अपना योगदान इस महत्वपूर्ण विषय के लिए अवश्य दें।